वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम यूनिट 11 हायर परचेज शुरू करेंगे। हायर परचेज होता क्या है? हायर परचेज एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप अगर किसी गुड्स या एसेट को ख़रीदना चाहते हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं पर आपके पास पैसे नहीं हैं तुरंत देने के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे, इन गुड्स और एसेट्स को भाड़े पे ले लेंगे और पीरियोडिक पेमेंट कर देंगे। पीरियोडिक पेमेंट का मतलब क्या हुआ? इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे। मतलब आपने मंथली पेमेंट कर दिया, क्वार्टरली पेमेंट कर दिया या फिर ईयरली कर दिया। तो ये एक तरीका है जब आप गुड्स और एसेट को ख़रीदना चाहते हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं पर आपके पास पैसे नहीं हैं एक साथ देने के लिए, उसका अमाउंट इतना बड़ा है कि आप एक साथ नहीं दे पा रहे, तो आप क्या करते हैं, उधार पे गुड्स तो घर ले आते हैं पर पैसा जो है इंस्टॉलमेंट में देते रहते हैं। इसी को ही हम हायर परचेज कहते हैं। यहाँ पे दो केसेस हैं, एक केस है यूज़ करने का और एक केस है गुड्स और एसेट्स को खरीदने का। हम दोनों को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला केस है कि अगर आपको एसेट खरीदनी है पर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप हायर परचेज मेथड के थ्रू इस गाड़ी को खरीद सकते हैं, जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया है कार का। देखिए, समझ लीजिए इस कार का जो मालिक है वो टॉम है और हायर परचेजर जो है वो जेरी है। मतलब जेरी इस कार को खरीदना चाहता है पर उसके पास पैसा नहीं है तुरंत देने के लिए। तो ये लोग एक अग्रीमेंट में आते हैं, एक अग्रीमेंट करवाते हैं आपस में और इस अग्रीमेंट को कहते हैं हम हायर परचेज अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के अनुसार टॉम जो है कार जेरी को दे देगा और जेरी अग्री हो जाता है कि 5 साल में मैं आपको हर महीने 20,000 रुपये दूंगा इस कार के लिए। ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि इस 5 साल तक मालिक जो है इस कार का टॉम ही रहेगा। क्यों टॉम रहेगा? क्योंकि अभी तक जेरी ने सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी। जिस दिन जेरी अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तब ऑनरशिप जेरी के पास चली जाएगी, तब तक टॉम ही ऑनर रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। टॉम जो है वो ऑनर रहेगा 5 साल तक, जब तक जेरी अपना लोन चुका रहा है। एक तरह से लोन ही है, लोन चुका रहा है, पर कार जो है वो जेरी के पास आ जाएगी। मतलब पोजेशन जो है वो तो हायर परचेजर के पास आ गई पर टॉम के पास उसकी ऑनरशिप रहेगी उस कार की। जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते हैं और जेरी अपनी सारी की सारी पेमेंट दे देता है, सारी इंस्टॉलमेंट्स दे देता है, टॉम को अपनी सारी इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाती है, तब जेरी जो है इस गाड़ी का मालिक बन जाएगा। तब ऑनरशिप जो है टॉम से जेरी को चली जाएगी। तो ये केस हो गया फर्स्ट हायर परचेज का, अगर कोई सामान खरीदना चाहता है तो। अब सेकंड आता है कि हायर परचेज का सेकंड केस ये है कि अगर आप सामान खरीदना नहीं चाहते हो पर थोड़े पीरियड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, भाड़े पे ले लिया सामान और उसके लिए आप एक पीरियोडिक पेमेंट करते रहते हो, जैसे हम फ्लैट रेंट पे चढ़ाते हैं ना, सिमिलरली यही केस है। यहाँ पे एग्जाम्पल ये है कि टॉम जो है इस मशीनरी का ऑनर है। जेरी को ये खरीदनी नहीं है मशीनरी, केवल इस्तेमाल करनी है 3 साल के लिए। उसको खरीदनी नहीं है, केवल इस्तेमाल करनी है मशीनरी 3 साल के लिए। तो यहाँ पे एक अग्रीमेंट हो जाएगा। अग्रीमेंट में टॉम जो है मशीनरी जेरी को ट्रांसफ़र कर देगा। ट्रांसफ़र करेगा मतलब पोजेशन दे रहा है, ऑनरशिप नहीं दे रहा, मालिकाना नहीं दे रहा उसका। सिर्फ मालिक नहीं बन जाएगा जेरी, सिर्फ केवल पोजेशन जा रही है। और जेरी अग्री हो जाता है कि वो 3 साल तक हर महीने 10,000 रुपये टॉम को देगा। ठीक है। फिर क्या होगा, जेरी को उसको मशीनरी मिल जाएगी 3 साल के लिए और मालिक जो है वो टॉम ही रहेगा। जैसे मैंने कहा था, मालिक जो है टॉम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जेरी को मशीनरी खरीदनी नहीं है, केवल इस्तेमाल करनी है। उसके बाद 3 साल के बाद जेरी जो है इस मशीनरी को रिटर्न कर देगा टॉम को, क्योंकि उसने 3 साल के लिए ये अग्रीमेंट हुआ था जेरी और टॉम के बीच में। तो ये दो केस होते हैं हायर परचेज के। पहला केस होता है कि अगर आपको गुड्स एंड एसेट्स को परचेज करना है। सेकंड केस ये है कि जब आपको गुड्स और एसेट को केवल इस्तेमाल करना है तो भी हायर परचेज का मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट। देखिए, जब भी हायर परचेज पर कोई सामान हम खरीदने भाड़े पे लेते हैं, हम जब हायर परचेज पे हम कोई सामान या एसेट या गुड्स भाड़े पर लेते हैं तो एक हायर परचेज अग्रीमेंट होता है पार्टीज़ के बीच में। तो ये हायर परचेज अग्रीमेंट का एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। हायर परचेज अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट होता है जिसमें गुड्स जो होते हैं हम भाड़े पर देते हैं और हायर परचेजर कौन होता है? जो भाड़े पे सामान ले रहा है, हायर परचेजर, या जिसे हम हायरर भी कहते हैं। हायर परचेजर को हम एक ऑप्शन देते हैं, अगर वो
अग्रीमेंट के हिसाब से जो भी कंडीशंस हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फुलफिल करता है, तो जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो जो भाड़े पे उसने गुड्स लिए हैं या फिर जो एसेट्स उसने भाड़े पे लिए हैं वो उसको खरीद सकता है, पर जो अग्रीमेंट की कंडीशन होगी। जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि हायर परचेजर की मर्जी है कि वो हायर परचेज मेथड का इस्तेमाल कर सकता है सामान को खरीदने के लिए या फिर इस्तेमाल करने के लिए, तो वो उसकी मर्जी है और ये चीज़ अग्रीमेंट में लिखी होती है। अग्रीमेंट में लिखा है कि अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद हायर परचेजर इसको खरीद लेगा या फिर ये एसेट जो है या ये गुड्स उसके हो जाएंगे तो वो उसके हो जाएंगे। अगर उसमें लिखा है कि केवल वो इस्तेमाल करने के लिए ले रहा है और फिर जब अब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा इस्तेमाल करने का तो वो रिटर्न कर देगा उसके मालिक को, तो ये जो अग्रीमेंट में लिखा होता है वही रूल लागू होगा। ठीक है, तो हायर परचेज अग्रीमेंट क्या होता है? हायर परचेज एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि क्या टर्म एंड कंडीशंस होंगी हायर परचेज की। ठीक है, और कौन से गुड्स हम हायर पे दे रहे हैं, कौन से गुड्स हम भाड़े पे दे रहे हैं हायर परचेजर को। अब हायर परचेज अग्रीमेंट में लिखा क्या क्या होता है वो ही देख लेते हैं, क्या स्पेसिफाई करता है हायर परचेज अग्रीमेंट। पहली चीज़ आती है डिलीवरी ऑफ अ गुड्स फ्रॉम द ओनर टू द हायर परचेजर। मतलब क्या है कि जो गुड्स हैं मतलब उसकी जो पोजेशन है वो ऑनर से हायर परचेजर के पास चली जाएगी। ठीक है, मालिक आना हक नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ऑनरशिप कभी हायर परचेजर के पास नहीं जाती जब तक वो अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता, अगर वो परचेज करना चाहता है तो उस एसेट क्या उस गुड्स को। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है अग्रीमेंट में लिखा होता है कि गुड्स जो हैं वो ऑनर से हायर परचेजर के पास जाएंगे। सेकंड जो है हायर परचेजर पेमेंट करेगा इंस्टॉलमेंट के थ्रू, मतलब और किस तरीके की इंस्टॉलमेंट होगी, मंथली होगी, क्वार्टरली होगी, ईयरली होगी, ये भी लिखा जाएगा। उसके बाद थर्ड केस ये है कि अगर हायर परचेजर या हायरर पेमेंट नहीं करता इंस्टॉलमेंट की, मतलब कि आपने अगर भाड़े पे सामान लिया हुआ है और आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो तो ऑनर के पास अधिकार होगा कि वो अपने गुड्स को वापस लेके जा सकता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ नोटिस पीरियड का कंसेप्ट होता है, वो अप्लाई होता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट ये है कि सारे इंस्टॉलमेंट पेड होने के बाद और सभी कंडीशन फुलफिल होने के बाद ऑनरशिप पास होती है हायर परचेजर को। हायर परचेजर का मतलब क्या होता है? खरीदने वाला या हायरर। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर कोई इंसान भाड़े पर सामान लेता है और वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहता है और हायर परचेज अग्रीमेंट में लिखा है कि जैसे ही ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तो इसकी जो इस गुड्स की या एसेट की जो मालिकाना हक है वो उसके मालिक से हायर परचेजर के पास चली जाएगी। समझ में आ गया? जैसे मैंने पीछे कार वाले एग्जाम्पल में बताया था कि जैसे ही जेरी ने अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करी, टॉम ऑनर नहीं रहेगा, फिर जेरी ऑनर हो जाएगा, क्योंकि अग्रीमेंट में लिखा था कि जेरी जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तो फिर जेरी इसका ऑनर बन जाएगा, जो भी उस गाड़ी के पेपर्स होंगे वो उसके नाम पे हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हायर परचेज अग्रीमेंट में लिखा होता है। कहने का मतलब ये है कि हायर परचेज अग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होने चाहिए जिसके अनुसार ये हम हायर परचेज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लीगल पोजीशन, जैसा मैंने आपको पीछे हायर परचेज अग्रीमेंट का मीनिंग बताया था, यहाँ पे भी वही लिखा है। जैसा मैंने आपको बताया है कि हायर परचेज अग्रीमेंट में हम ये लिखते हैं कि कौन से गुड्स जो हैं हम भाड़े पर दे रहे हैं। ठीक है, और हायर परचेजर या फिर हायरर को हम एक ऑप्शन भी देते हैं कि जब वो इंस्टॉलमेंट सारी पे कर देगा तो उसके पास हक है कि वो उसका मालिक भी बन सकता है, उसके पास उसका हक है, वो मालिक बन सकता है, पर ये डिपेंड करता है कि अग्रीमेंट में इसके बारे में मेंशन होना चाहिए, मतलब अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार ही ये हो सकता है। ठीक है, तो हायर परचेज अग्रीमेंट क्या है? हायर परचेज अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट होता है जिसमें हम गुड्स भाड़े पर देते हैं, ऐसा लिखा जाता है, और हायर परचेज के पास ऑप्शन भी होता है कि वो उस गुड्स को खरीद भी सकता है, या फिर वो खरीद सकता है या तो फिर उसे यूज़ करने के लिए चाहिए, डिपेंड करता है, फिर उसी के अनुसार ही अग्रीमेंट बनता है। सेक्शन 2C हायर परचेज एक्ट 1972 यही बोलता है। अब कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। पोजेशन ऑफ अ गुड्स इज डिलीवर्ड बाय द ऑनर देयर ऑफ टू अ पर्सन ऑन कंडीशन दैट सच पर्सन पेज द अग्रीड अमाउंट इन पीरियोडिकल पेमेंट। देखो, गुड्स का पोजेशन जो हम दे रहे हैं हायर परचेजर को, इस कंडीशन पे देते हैं कि वो उसकी पीरियोडिक पेमेंट करेगा। ठीक है, मतलब जैसे टॉम ने जेरी को मशीनरी दी, टॉम ने जेरी को मशीनरी दी इस कंडीशन पे कि वो 10,000 रुपये हर महीने वो टॉम को देगा। ठीक है, ये श्योरिटी है, तभी हम पोजेशन
ट्रांसफ़र करते हैं। पोजेशन का मतलब आप समझते हैं ना, पोजेशन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, टॉम जो है जेरी को मशीनरी दे रहा है, पर मालिक नहीं बन रहा जेरी। इस केस में मालिक तो टॉम ही रहेगा, केवल सिर्फ मशीनरी जा रही है उसके पास, ठीक है, उसी को हम पोजेशन कहते हैं, कब्जा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू पास टू सच अ पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ द लास्ट सच इंस्टॉलमेंट। कहने का मतलब ये है, पास का मतलब यहाँ पे ऑनरशिप से है। पास का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑनरशिप से है। जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट जेरी पे कर देगा, तो वो कार जो है, कार का मालिक कौन हो जाएगा, जेरी हो जाएगा, टॉम नहीं रहेगा। यही ये सेकंड पॉइंट बोलता है कि अगर आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तब आप उस गुड्स के और जो भी एसेट है उसके आप मालिक बन जाओगे, ठीक है, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, हायर परचेज दो केसेस में एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट केस है कि अगर आप गुड्स परचेज करना चाहते हो, सेकंड केस होता है अगर आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। और अगर आप परचेज करना चाहते हो और आपने अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, तो वो गुड्स या एसेट जो है आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट करने के बाद परमानेंटली आपके हो जाएंगे, आप उसके मालिक हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड इज सच पर्सन का मतलब यहाँ पे हायर परचेजर की बात हो रही है, हैज़ अ राइट टू टर्मिनेट द अग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासेस। पासेस का मतलब यहाँ पे ऑनरशिप है, ठीक है। पासेस का मतलब ये नहीं है कि गुड्स आपको पास किए जा रहे, गुड्स तो आपके पास ही हैं, ऑनरशिप के बारे में बात हो रही है। देखो, जो हायर परचेजर है या जिसे मैं सिंपल बायर बोलूँ, जो बायर है, हायर परचेजर है, उसके पास अधिकार होता है इस अग्रीमेंट को कैंसिल करने का, इस अग्रीमेंट को कैंसिल करने का। और उसको ऑनरशिप नहीं चाहिए, उसको ऑनरशिप अभी तक नहीं मिली है। देखो, अगर आपको अब तक ऑनरशिप नहीं मिली है, उससे पहले ही आप अग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हो, ये आपके पास अधिकार है हायर परचेजर के पास, ठीक है। तो ये लीगल पोजीशन समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट, हायर परचेज एक्ट 1972 के अनुसार सेक्शन 3 ये बोलता है, जब ये अग्रीमेंट होता है तो ये रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब लिखित में होना चाहिए और सभी पार्टीज के द्वारा साइन किया होना चाहिए। समझ में आ गया सेक्शन 3 क्या बोलता है, ये रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए और सभी पार्टीज के द्वारा साइन किया होना चाहिए। सेक्शन 4 क्या बोलता है कि इस अग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होना चाहिए, क्या क्या उसमें मेंशन होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स, मतलब आप जो गुड्स हायर परचेज पर दे रहे हो उसका प्राइस क्या होगा, ठीक है। सेकेंड इज कैश प्राइस ऑफ द गुड्स। कैश प्राइस ऑफ द गुड्स का मतलब क्या है कि अगर आप भाड़े पर ना खरीद कर एक साथ ही उसका पेमेंट कर देते तो आपको कितना प्राइस पड़ता। समझ लीजिए, जैसे कि जेरी को कार खरीदनी है टॉम से, ठीक है, वैसे उसका प्राइस 5 लाख रुपए है, वैसे उस कार का प्राइस जो है 5 लाख रुपए है। टॉम जो है उस गाड़ी को 5 लाख रुपए में दे रहा है, पर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकते हो, तो इस केस में कैश प्राइस क्या हुआ, वो तो 5 लाख हो गया। तो हायर परचेज प्राइस क्या हुआ फिर, हायर परचेज प्राइस का मतलब ये होता है कि उसमें जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो उसका टोटल, क्योंकि जब इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो हमारा जो पेमेंट होता है कैश प्राइस से ज़्यादा ही होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एक मोबाइल फ़ोन ईएमआई पे ख़रीदते हो, वैसे तो एक्चुअल प्राइस उसका 50,000 रुपये आ रहा है, समझ लो उस मोबाइल फ़ोन का प्राइस जो है 50,000 रुपये, वो कैश प्राइस हो गया उसका। लेकिन जब आप ईएमआई पे कर देते हो, टोटल ईएमआई पे करने के बाद अगर आप टोटल करके देखते हो तो उसका टोटल होता है 55,000 रुपये। मतलब आपने जब ईएमआई फ़ोन पे लिया, मतलब फ़ोन जो है ईएमआई पे लिया, तो आपको वो महंगा ही पड़ता है क्योंकि आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसका प्राइस ऑलरेडी ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे आपको 50,000 रुपये का पड़ता, अगर आप एक साथ पेमेंट करते तो वो कैश प्राइस हो गया। कैश प्राइस क्या हुआ, जो आप एक साथ पेमेंट कर देते, जो आपको ऑप्शन मिल रहा था पर आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने ईएमआई ऑप्शन ले लिया, तो ईएमआई ऑप्शन के बाद आपको मोबाइल फ़ोन कितने का पड़ा, 55,000 का। वही 55,000 हायर परचेज प्राइस कहलाता है, मतलब उस प्राइस में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है क्योंकि आपने तुरंत पेमेंट नहीं किया। तो डिफरेंस समझ में आएगा। तो दोनों प्राइस हमें मेंशन करने होते हैं अग्रीमेंट में। नेक्स्ट इज द डेट ऑन विच द अग्रीमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस, मतलब कि वो डेट मेंशन करनी है जब ये अग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होगी जो कि हायर परचेज को देनी पड़ेगी, और एक इंस्टॉलमेंट का कितना प्राइस होगा वो भी मेंशन करना होगा। क्या डेट होगी, सब कुछ आपको अग्रीमेंट में मेंशन करना है कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है, एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, और कब वो इंस्टॉलमेंट पे करनी है, किसको पे करनी है, जगह क्या है, सब कुछ, और मोड क्या है, किस तरीके से पे करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट इज द गुड्स टू विच अग्रीमेंट रिलेट्स एंड इन अ मैनर सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई देम। इसका मतलब यह है कि आप कौन से गुड्स दे रहे हो, कौन से गुड्स, कौन सी एसेट दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कार दे रही हूँ तो कार का नाम क्या है, उसका मॉडल नंबर या सब कुछ, उसके बारे में भी सब कुछ डिटेल उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, एसेट के बारे में, गुड्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, राइट्स ऑफ हायरर और हायर परचेजर या फिर बायर। अब हम इनके अधिकार जानते हैं, इनके अधिकार क्या हैं। सबसे पहला अधिकार ये है कि ऑनर जो है, मालिक जो है या वेंडर जो है, कभी भी हायर परचेज अग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं कर सकता। जो मालिक है गुड्स का या फिर एसेट्स का, उसे हम वेंडर भी बोल सकते हैं, वो कभी भी हायर परचेज अग्रीमेंट कैंसिल नहीं कर सकता। हायरर कर सकता है, हायर परचेजर कर सकता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। हायर परचेजर के पास ऑप्शन है, मालिकाना हक मिलने से पहले अगर वो अग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहे तो वो कर सकता है, पर कभी मालिक नहीं कर सकता। ठीक है, अगर जैसे आपने पेमेंट नहीं करी, अगर आपने पेमेंट नहीं करी है, कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो हायर जो ऑनर जो है वो उस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो नोटिस देगा इसके लिए। सेकेंड पॉइंट ये है, ड्यू टू अनऑथोराइज एक्ट। अनऑथोराइज एक्ट का मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसा काम किया जो कानून के खिलाफ है या फिर जो अग्रीमेंट के खिलाफ है। उसके बाद ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन, मतलब क्या है, अग्रीमेंट में बताई गई कंडीशन अगर आपने वो फुलफिल नहीं की, ब्रीच कर दिया, तो इस केस में ऑनर या वेंडर के पास अधिकार नहीं है कि वो हायर परचेज अग्रीमेंट कैंसिल कर दे। अगर वो कैंसिल करना चाहता है तो वो आपको रिटर्न में एक नोटिस देगा। तो बात समझ में आ गई। अगर आपने ये 3 गलती की है, आप हायर परचेजर हो, आपने इन 3 में से कोई भी गलती की है, शायद आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी या आपने कोई ऐसा अनऑथोराइज एक्ट कर लिया जो कि गैर कानूनी है। तीसरा ये है कि जो अग्रीमेंट में लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशंस थे आपने वो फुलफिल नहीं करे। तो इन तीनों केस में मालिक जो है हायर परचेज अग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं करेगा, आपको नोटिस देगा। पहले आपको एक रिटर्न में नोटिस देगा। अभी नोटिस का पीरियड कितना होगा वो देख लेते हैं। अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट वीकली पे करते हो, मतलब हर 7 दिन में आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते हो, या फिर 7 दिन से कम आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते हो, मतलब कि हर 5 दिन में या हर 3 दिन में आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो इस केस में मालिक को 1 हफ्ते का नोटिस देना पड़ेगा अगर वो टर्मिनेट करना चाहता है तो। ठीक है। सेकेंड केस ये है कि अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट समझ लीजिए वीकली पे नहीं करते, मंथली पे करते हो या फिर क्वार्टरली पे करते हो या ईयरली पे करते हो, तो इस केस में वो आपको 2 हफ्ते का नोटिस देगा, मतलब कि 14 दिन का नोटिस देगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज राइट टू रीपोजेशन। रीपोजेशन का मतलब क्या होता है? राइट टू रीपोजेशन का, पहले तो रीपोजेशन का मतलब ये है कि अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, तो इस केस में जो मालिक है अपने गुड्स को वापस ले जाता है या अपनी एसेट को वापस ले जाता है, तो हम इसे कहते हैं रीपोजेशन। ठीक है। रीपोजेशन का मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे टॉम ने जेरी को कार दे दी थी, ठीक है, पर जेरी इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं कर रहा, उसे नोटिस भी दे दिया, फिर भी वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो जो टॉम है अपनी कार वापस ले जाता है, तो इसी को रीपोजेशन कहते हैं। पर यहाँ पे हायरर के पास या हायर परचेजर के पास एक अधिकार होता है राइट ऑफ रीपोजेशन का। ये 2 नहीं है, ये ऑफ है। राइट ऑफ रीपोजेशन का ऐसे 2 केसेस हैं जिस केस में ऑनर जो है आपसे आपके गुड्स और एसेट वापस नहीं लेके जा सकता। क्या केस है? अगर हायर परचेज प्राइस ऑफ गुड्स 15,000 से कम है और आप आधी पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हो, तो इस केस में इस गुड्स का मालिक जो है आपसे वो सामान वापस लेके नहीं जाएगा। ठीक है। मैंने क्या बोला, जो सामान आपको मिला है, आपने भाड़े पे लिया है, उसकी वैल्यू 15,000 रुपये से कम है और आप हाफ पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हो, तो इस केस में जो मालिक है उस सामान का, वो आपसे सामान लेकर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे गुड्स प्राइस 8,000 रुपये के थे जो आपने भाड़े पे लिए, 4,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो इस केस में अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है आपने, तो इस केस में वो आपसे सामान वापस लेके नहीं जाएगा। सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस ये है कि अगर हायर परचेज प्राइस ऑफ गुड्स
15,000 से ज़्यादा है, ये फर्स्ट केस मैंने आपको बता दिया है। सेकंड केस ये है कि अगर हायर परचेज प्राइस ऑफ गुड्स 15,000 से ज़्यादा है और 3/4 पेमेंट आप कर चुके, 3/4 पेमेंट मतलब 75% आप पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हो, तो इस केस में भी गुड्स का मालिक जो है आपसे सामान लेकर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये का हायर परचेज की वैल्यू है, 15,000 रुपये आपने पे कर दी, 15,000 कैसे है, 20,000 का 75%, आपने 15,000 रुपये पेमेंट कर दी है, तो वो आपसे सामान वापस लेकर नहीं जाएगा। इसी को कहते हैं हम राइट ऑफ रिपोजेशन। उसके बाद आता है राइट टू डिमांड स्टेटमेंट। आपके पास हक है कि आप गुड्स के मालिक से या वेंडर से स्टेटमेंट मांग सको। स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है कि कितना टोटल अमाउंट आपको पे करना है या कितना पे कर चुके हो, इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट क्या है, कितना अमाउंट अब तक ड्यू रह गया है, कितनी इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं करी है। तो इन सब की इंफॉर्मेशन मतलब एक पूरा ब्यौरा आपको एक स्टेटमेंट के थ्रू मिल जाएगा आपके ऑनर से, अगर आप मांगना चाहो तो। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, राइट टू गेट एक्सेस अमाउंट ऑन द डेट ऑफ रीपोजेशन। देखिए, रिपोजेशन का मतलब तो आपको मैंने बता दिया था। रिपोजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे हो, आपको नोटिस भी मिल गया, फिर भी आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो, तो जो मालिक होता है आपसे सामान ले जाएगा या एसेट ले जाएगा। तो यहाँ पे अगर समझ लीजिए कि डेट ऑफ रिपोजेशन के दिन, मतलब जब वो अपना सामान वापस लेके जा रहा है, मालिक जो है अपना सामान वापस लेके जा रहा है, और उस दिन हम एक कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में क्या होगा कि आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया, मतलब एक हायर परचेजर ने या हायरर ने अब तक कितना अमाउंट पे किया डेट ऑफ रीपोजेशन तक। मैंने क्या बोला, डेट ऑफ रीपोजेशन वाले दिन, जिस दिन जो आपका मालिक है, सामान का जो मालिक है, वो आपसे सामान वापस लेके जा रहा है, जिस दिन वो सामान वापस लेके जा रहा है हमें एक कैलकुलेशन करनी होगी। उस दिन हम कैलकुलेशन में क्या क्या अमाउंट लेंगे वो देखते हैं। हायरर ने अब तक कितना अमाउंट पे कर दिया, गुड्स की क्या वैल्यू थी, गुड्स की क्या वैल्यू रह गई है, मतलब अब गुड्स की वैल्यू क्या रह गई है, और अगर वो हायर परचेज प्राइस से ज़्यादा हो जाती है, अगर वो हायर परचेज प्राइस से ज़्यादा हो जाती है तो रिमेनिंग अमाउंट हायरर को मिल जाएगा। हायरर मतलब कि आपको मिल जाएगा। फिर से बोल रही हूँ, आप हायर परचेजर हो, आपने कोई सामान भाड़े पे लिया था, ठीक है, आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की और ऑनर जो है आपको नोटिस भी दे चुका है, आपने फिर भी नहीं पेमेंट करी, तो वो अपना सामान वापस ले जाता है। ठीक है, जिस दिन वो सामान वापस लेके जाता है तो हम उस दिन बैठ के कैलकुलेशन करते हैं कि अब तक आपने कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, उसको आप प्लस करोगे, और गुड्स की क्या वैल्यू रह गई उस दिन, मतलब डेट ऑफ रिपोजेशन के दिन गुड्स की वैल्यू क्या रह गई, क्योंकि गुड्स की वैल्यू तो गिरती है, गुड्स की वैल्यू तो गिरती है, तो उस दिन क्या वैल्यू होगी, दोनों को ऐड करेंगे। और हायर परचेज प्राइस, मतलब हायर परचेज प्राइस जो अग्रीमेंट में मेंशन होता है, हायर परचेज प्राइस देखेंगे कि अगर हायर परचेज प्राइस से ज़्यादा ये दोनों अमाउंट हैं, मतलब अमाउंट पेड बाय द हायर प्लस वैल्यू ऑफ द गुड्स, इन दोनों को मिला के ये ज़्यादा होता है, हायर परचेज प्राइस से ज़्यादा होता है, तो जो इनमें से माइनस करके जो पैसा बचेगा वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब तक आप 1 लाख रुपए पे कर चुके हो, गुड्स की वैल्यू 50,000 बची है, ठीक है, और अग्रीमेंट में हायर परचेज प्राइस 90,000 रुपये लिखा है, तो पहले हम 1,50,000 को ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे 90,000 रुपये, तो ये 60,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे आपके मालिक से, सामान के मालिक से, गुड्स के मालिक से। समझ में आ गया? यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम वैल्यू ऑफ गुड्स का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमें कुछ खर्चे माइनस करने होंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स में, समझ में आ रहा है, वैल्यू ऑफ गुड्स में हम कुछ खर्चे माइनस कर देंगे। ये खर्चे कौन कौन से हैं? देखिए, ऑनर जब अपने इन गुड्स को वापस लेके जाएगा, जब ऑनर जो है इन गुड्स को वापस लेके जाएगा तो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। शायद आपने गुड्स ऐसे उसकी स्थिति कर दी है कि उसको रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़े, तो ऑनर को रिपेयर का खर्चा भी पड़ेगा। उसके बाद शायद ऑनर जो है उस सामान को आगे रीसेल भी करेगा, तो सेलिंग एक्सपेंसेस, तो जितने भी खर्चे ये ऑनर को पड़ रहे हैं ना, वो वैल्यू ऑफ गुड्स में माइनस करने होंगे। ठीक है, तभी फिर आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये अधिकार हैं जो हायर परचेजर को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, एसर्टेनिंग द इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। अब हम इंटरेस्ट और कैश प्राइस निकालना सीखते हैं। एक बात का ध्यान देना, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि हायर परचेज प्राइस हमेशा कैश प्राइस से ज़्यादा होता है। हायर परचेज प्राइस हमेशा कैश प्राइस से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मोबाइल फ़ोन खरीदना था, आपको एक मोबाइल फ़ोन खरीदना था, उसका प्राइस जो है 50,000 है, ये हो गया कैश प्राइस।
कैश प्राइस क्या होता है, मतलब तुरंत जो आप सामान खरीद रहे हो वो उसका कैश प्राइस हुआ, मतलब अगर आप तुरंत पेमेंट कर दोगे, जो पेमेंट करी वो कैश प्राइस। समझ लीजिए इस मोबाइल प्राइस की वैल्यू है 50,000, ये कैश प्राइस हो गया, पर आप इस 50,000 को एक साथ पे करने में सक्षम नहीं हो, तो आप EMI में खरीद लेते हो। तो जब आप EMI पे करते हो तो हर साल आप EMI पे कर रहे हो, ये हर महीने लिखना था, सॉरी, हर महीने आप EMI पे कर रहे हो 4583 की, एक साल की EMI हुई टोटल 12, तो आपको हुआ 55,000 रुपये का आपको ये मोबाइल फ़ोन पड़ा। बात समझ में आ रही है, ये आपको मोबाइल फ़ोन पड़ा 55,000 का। तो ये जो 55,000 है ये हायर परचेज प्राइस है। समझ में आ रहा है कि हमेशा कैश प्राइस जो होता है हायर परचेज प्राइस से कम होता है। कैश प्राइस 50,000 है और ये 55,000 है, यही मैंने ऊपर बताया है कि 55,000 जो है 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इज हायर परचेज प्राइस में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहली चीज़ इंक्लूड होती है कैश प्राइस जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और प्लस इंटरेस्ट। अब आप एक साथ तो पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, वो होता है रेवेन्यू नेचर का। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? हायर परचेज प्राइस में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कैश प्राइस, जैसे कि ये 50,000 है, यहाँ पे 50,000 इंक्लूड हो गया है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद ये जो 5,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आपका इंटरेस्ट है, वो रेवेन्यू नेचर का होगा। और इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है आप अकाउंट्स में अलग अलग करते हो, कैश प्राइस का अलग होता है, इंटरेस्ट का अलग होता है, यही हम आगे सीखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरेस्ट को एसर्टेन कैसे करते हैं, मतलब कैसे इंटरेस्ट को निकाला जाता है। इसके दो केसेस हैं। केस नंबर 1 ये है कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस तीनों गिवन होते हैं तो कैसे हम इंटरेस्ट को एसर्टेन करते हैं या कैसे हम इंटरेस्ट को निकालते हैं। डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। टॉम ने एक मशीनरी खरीदी है हायर परचेज पे, 1 जनवरी 2020 को वो उसकी डाउन पेमेंट कर देता है 10,000। डाउन पेमेंट मतलब जब उसने मशीनरी ली तुरंत उसने 10,000 रुपये तब दे दिए। उसके बाद वो कहता है बाकी बचे हुए पैसे मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, 3 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, मतलब 3 साल के लिए देने वाला है। वो 31 दिसंबर एवरी ईयर पेमेंट करेगा 3 साल के लिए, 10-10 हज़ार पेमेंट करेगा। एक्चुअल प्राइस कितना है मशीनरी का? एक्चुअल प्राइस समझ में आ रहा है ना आपको? कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, मैंने जैसा आपको पूछा, कैश प्राइस वो होता है कि अगर आप तुरंत पेमेंट कर देते एक साथ तो आपको कितने का पड़ता। ठीक है, और इस मशीनरी की कैश प्राइस कितनी है? 37,250। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और हमें निकालना है इंटरेस्ट। इसका कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब क्या, आपको कितना पेमेंट करना रहता है। मशीनरी का कैश प्राइस था 37,250, जैसा मैंने बताया था आपको इतना देना है। ठीक है, आपने डाउन पेमेंट कर दी 10,000, माइनस कर दो 10,000, तुरंत आपने 10,000 पे कर दिए। ठीक है, इस पे तो आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ेगा, तो आप तुरंत 10,000 माइनस कर दो। तो कितना बैलेंस आपको अभी देना बाकी है, मतलब टॉम को कितना पैसा देना बाकी है मशीनरी पे? 27,250। तो वो इसकी इंस्टॉलमेंट देने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आउटस्टैंडिंग अमाउंट मैंने कैसे निकाला है? कैश प्राइस में से मैंने पहले डाउन पेमेंट माइनस कर दिया, जितना पैसा बचा इसकी आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे 27,250 की। ठीक है, अब आप इसकी इंस्टॉलमेंट 3 साल में पे करने वाले हो, जैसा मैंने आपको बताया है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि आप 3 इंस्टॉलमेंट पे करोगे, हर 31 दिसंबर को 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप कितना पेमेंट करोगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 27,250 जो हमने अभी ऊपर निकाला है। इसका आप इंटरेस्ट निकालोगे, इंटरेस्ट तो पे करना होगा। अगर आप कभी भी एक साथ पैसा नहीं दे रहे हो तो इंटरेस्ट तो पेमेंट करनी ही होगी। इंटरेस्ट कितना है? 5% है, तो इसका आप 5% निकालोगे, कितना आ जाता है? 1362.5। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा आपको फर्स्ट ईयर में? 28,6125। मतलब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, 27,250 को और इस इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, तो आपके पास ये अमाउंट हो गया। आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। और आप पहली इंस्टॉलमेंट कितने की पे करते हो? क्वेश्चन में गिवन है, आप तो केवल 10,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हो, तो मैं माइनस कर दूंगी 10,000। बैलेंस कितना बचा? अब आपको कितना पेमेंट देना रहता है? 18,612.5। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में चलते हैं। सेकेंड ईयर में भी तो आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे और इंटरेस्ट पे करोगे। अब हम क्या करेंगे, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा है सेकेंड ईयर में? 18,612.5 बचा था, वो लिख लिया।
इस पे इंटरेस्ट 5% निकाल लेंगे, आ जाएगा 930.6। तो अब आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना है, आपको टोटल अमाउंट पे करना है, दोनों को ऐड कर लेना, आ जाएगा 19,543। सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो आप सारी 10,000 की पे कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10,000 माइनस कर दिया। अब आपको पेमेंट कितना देना रहता है, 9,543। ठीक है, अब थर्ड ईयर जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट का ईयर है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा, 9,543। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जब भी आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो, जब भी आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, इस बात का ध्यान देना। पीछे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हमने इंटरेस्ट कैसे निकाला था, डायरेक्ट 5% निकाला था आउटस्टैंडिंग बैलेंस का। पर जब भी आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम 5% करके नहीं निकालेंगे। हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, कितने की इंस्टॉलमेंट है आपकी, 10,000 की, माइनस कर देना आउटस्टैंडिंग बैलेंस। समझ में आ गया कैसे निकालोगे इंटरेस्ट, कितने की इंस्टॉलमेंट है आपकी, 10,000 की इंस्टॉलमेंट है, 10,000 लिखोगे, माइनस कर दोगे ये वाला आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो आपके थर्ड ईयर में बचा है, तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, 457। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना पेएबल हो गया, 10,000, फिर माइनस करेंगे, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, ये गलती से लिख दिया, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है। आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी हुई, 10,000। अब बैलेंस कितना बचा, दिल, अब मतलब क्या है कि आपने सारा पैसा चुका दिया। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, कैश प्राइस गिवन है, और अगर हायर परचेज प्राइस गिवन है, अगर ये तीनों गिवन है तो। केस नंबर 2, ये केस नंबर 2 है, सॉरी यहाँ पे मैंने केस 1 लिख दिया है, ये केस 2 है। ठीक है, केस 2 क्या बोलता है कि आपको कैश प्राइस गिवन है, इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन के साथ ही सोल्यूशन से सीख लेंगे कि कैसे करते हैं इस केस को सॉल्व। टॉम ने एक मशीनरी खरीदी है हायर परचेज पे, 1 जनवरी 2020 को उसने तुरंत डाउन पेमेंट कर दी थी 10,000 की, 10,000 की उसने डाउन पेमेंट कर दी थी। 31 दिसंबर को हर साल 4 साल के लिए टोटल, मतलब टोटल 4 इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो 7,500 की। इस मशीनरी का कैश प्राइस 37,000 है, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको सबसे पहले हायर परचेज प्राइस निकालना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, हायर परचेज प्राइस निकालना होगा। हायर परचेज प्राइस कैसे निकालोगे, आपने डाउन पेमेंट कितने की, आपने डाउन पेमेंट कितने की 10,000 की, यहाँ पे लिखा है, तुरंत आपने 10,000 पेमेंट कर दिया था, प्लस आप इंस्टॉलमेंट कितनी की देख कर रहे हो, आप 7,500 की इंस्टॉलमेंट कर रहे हो पे, 4 बार करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आता है, 30,000। तो इस तरीके से आपका टोटल हायर परचेज प्राइस आ जाएगा। कैसे निकाला मैंने हायर परचेज प्राइस, फिर से बता रही हूँ। डाउन पेमेंट, पहले आप डाउन पेमेंट लिखोगे जो कि है 10,000, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने डाउन पेमेंट कर दी थी तुरंत 10,000 की जब मैंने मशीनरी को हायर किया था। प्लस करोगे कि आप कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, आप 7,500 की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, 30,000 आ गया, तो आपके पास हायर परचेज प्राइस आ जाएगा 40,000। ठीक है, स्टेप 2, टोटल इंटरेस्ट ऑन ऑल इंस्टॉलमेंट, मतलब कि सभी इंस्टॉलमेंट पे आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा उसका कैलकुलेशन करेंगे। ये कैसे निकालेंगे, हायर परचेज प्राइस में से आप माइनस कर दो कैश प्राइस को, मतलब हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का क्या डिफरेंस है, वो आपका टोटल इंटरेस्ट है। इस केस में ऊपर अभी हमने 40,000 निकाला हायर परचेज प्राइस, वो मैंने लिखा, माइनस करेंगे कैश प्राइस, यहाँ पे कैश प्राइस गिवन है 37,000, तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ गया 3,000। ठीक है, इसी 3,000 से हम निकालेंगे कि हम 4 साल में कितना कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, स्टेप 3 क्या है, आपको रेशियो निकालना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। देखिए ये रेशियो कैसे निकालना है, रेशियो के लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल है, और जनरली इक्वल ही होती है, इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल है, मतलब जैसे यहाँ पे 7,500 आप हर साल पे कर रहे हो, तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको फिर भी देखते हैं। 7,500 की मैं 4 बार दे रही हूँ इंस्टॉलमेंट, 4 बार इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से आप रेशियो
बना सकते हो। समझ में आ गया? अगर यही क्वेश्चन 3 इंस्टॉलमेंट का होता तो आप क्या लिखोगे? 3 to 1। अगर यही 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट होती, इक्वल का ध्यान रखना, इक्वल का मतलब क्या है कि मैं 7500 हर साल दे रही हूँ या 6000 में हर साल दे रही हूँ, 5000 में हर साल दे रही हूँ, अमाउंट में चेंज नहीं होना चाहिए, अमाउंट में चेंज नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपको रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, पर बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं तो इसलिए मैंने बता नहीं रही हूँ। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट का ध्यान रखना, ठीक है। अगर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो क्या होगा? 5 4 3 2 1। समझ में आ गया किस तरीके से हमें इस रेशियो को देखना है? तो इस क्वेश्चन में, मेरे क्वेश्चन में क्या लिखा है? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो मेरा क्या होगा? 4 3 2 1। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा रेशियो अप्लाई होगा? जैसे मैंने आपको बताया था 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो क्या होगा? 4 3 2 1। अब क्या करोगे? आप इनको ऐड करो, मतलब 4 + 3 + 2 + 1 को ऐड करो, 10 आ जाएगा, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? पीछे हमने निकाला था टोटल इंटरेस्ट 3000, उसमें क्या करोगे आप? 4/10 कर दोगे। 4/10, 10 कहाँ से आया? ये जो हमने निकाला है उसको आप नीचे रखोगे। 4 कहाँ से आया? ये पहला, ये फर्स्ट ईयर का 4, ठीक है। तो जो ये अमाउंट आ गया 1200, ये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 3000 तो सब में कॉमन ही रहेगा जो टोटल इंटरेस्ट है। अब क्या हो जाएगा? 3/10, 10 तो नीचे सेम ही रहेगा, ये जो हमने निकाला है रेशियो जैसे निकालते हैं हम, ठीक है। और ये 3 यहाँ पे, ये वाला मैंने ये वाला 3 ले लिया है, 900 आ जाएगा। थर्ड ईयर में 3000 का 2/10, मतलब रेशियो का अब मैंने 2 ले लिया है अपॉन 10, 600 आ जाएगा। फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 3000 1/10। इस तरीके से हम अपना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। और ये केस क्या था कि जब आपको कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट के बारे में तो बताया गया है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया गया। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। दोनों केसेस समझ में आ गए होंगे आपको, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम इस यूनिट को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।